हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुगॉग में। तो आज हम क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फू का पार्ट 2 का वीडियो स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखिए और फिर आप पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन को देखिए, जिससे आपको चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को डाल सकते हैं और हम उसे क्लियर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल एडुगॉग को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेल आइकन प्रेस करके आप हमारे चैनल एडुगॉग को सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो लेट अस स्टार्ट विद पार्ट 2 ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फू। तो लास्ट हमारा टॉपिक था कि हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा था। अब हमारा टॉपिक है वैक्सीन। और वैक्सीन अभी आपने बहुत सुना होगा, और अभी आप क्लास 8 में हैं तो मैं मानती हूँ कि आपको अभी जो कोरोना की वैक्सीन है वो भी लग चुकी होगी ना। वैक्सीन यहाँ पर पहेली पूछती है, व्हाई आर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। तो बच्चों को और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वैक्सीनेशन की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो हमें कोरोना की वैक्सीन लगी है, लेकिन जब हम छोटे थे 5 साल की एज तक हमें और भी बहुत सारी वैक्सीन जो हैं वो लग चुकी है। When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies. जब कोई भी डिसीज वाला माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करती हैं उसको फाइट करने के लिए, और बॉडी को याद भी रहता है कि मैंने इस पर्टिकुलर डिसीज के आने पर कैसे फाइट किया था। तो अगर वो वापस से वो डिसीज हो जाता है, वो बीमारी आती है, तो यहाँ पर जो हमारा बॉडी होती है वो याद रखती है कि हमें उससे किस तरीके से फाइट करना है। मतलब माइक्रोब का वीक पॉइंट हमारी बॉडी याद रखती है। तो डेड और जितने भी वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी। तो डेड और वीकेंड माइक्रोब्स को हमारी हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे बॉडी फाइट करे और उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने की कोशिश करे सूटेबल एंटीबॉडीज़ बनाकर। एंटीबॉडीज़ जो है फिर हमारी बॉडी में ही रहती है और हम उस पर्टिकुलर डिसीज से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। तो इसी तरीके से एक वैक्सीन भी काम करती है। बहुत सारे डिसीजेस के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, दीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट थे और इन्होंने वैक्सीन डिस्कवर करी थी स्मॉल पॉक्स की, यानी कि बड़ी माता। एक होता है चिकन पॉक्स, जिसे हम एक होता है हमारा चिकन पॉक्स छोटी माता और स्मॉल पॉक्स बड़ी माता। तो यहाँ पर 1798, उससे पहले काफ़ी क्या था कि ये जो स्मॉल पॉक्स था वो बहुत ज़्यादा, यानी पॉक मार्क्स आ जाते थे, रेड रेड, काफ़ी फीवर आ जाता था और इसका इलाज नहीं था। लेकिन एडवर्ड जेनर नाम के व्यक्ति ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर करी 1798 में, और आज दुनिया में एक भी केस नहीं है स्मॉल पॉक्स का। यानी ये जो स्मॉल पॉक्स है ये इरेडिकेट हो चुकी है अराउंड द वर्ल्ड। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस। आपके बचपन में आप आप अपने मदर फादर से पूछ सकते हैं, एक छोटा सा बुकलेट बनता है और उसके अंदर हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली इंजेक्शंस जो है हमको लगते हैं फॉर वेरियस डिसीजेस। बचपन में लग जाते हैं जिससे कि हम बड़े होते होते उस पर्टिकुलर डिसीज से प्रोटेक्ट रह सकें। इट इज़ वेरी एसेंशियल कि बच्चों को इन डिसीजेस से बचाया जा सके। तो हॉस्पिटल्स में नेसेसरी वैक्सीन्स होती हैं, और आपने काफ़ी एडवर्टीजमेंट भी पढ़ा होगा। जैसे एक एडवर्टीजमेंट आते हैं उसमें जो हमारे अमिताभ बच्चन हैं वो भी करते थे इस एडवर्टीजमेंट को, इंद्रधनुष नाम से। तो जो 7 वैक्सीन्स होती हैं 7 बीमारियों से बचाने के लिए, वो जो है वो बचपन में लगाई जाती है। और एक आपने बहुत बार सुना होगा, इसमें भी जो अमिताभ बच्चन है वो आते थे, पल्स पोलियो प्रोग्राम, 2 बूंद जिंदगी की, आपने सुना होगा ये काफ़ी ज़्यादा। तो अब भारत में पोलियो का एक भी केस नहीं है। तो पोलियो ड्रॉप्स भी जो हैं, पहले शुरू में जब ये स्टार्ट हुआ था तो वैक्सीन आई थी, डॉक्टर जॉनस सॉल्ट ने वैक्सीन जो है डिस्कवर करी थी, वो तैयार करी थी। लेकिन बाद में एक और साइंटिस्ट आए और उन्होंने ड्रॉप्स के रूप में इसको तैयार किया, और उसका पोलियो ड्रॉप्स जो है एज अ वैक्सीन जो है वो बच्चों को दी जाती है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, एक बहुत बड़े लेवल पर कैंपेन हुआ था स्मॉल पॉक्स के लिए,
और इसी वजह से मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में फाइनली एक भी केस नहीं है स्मॉल पॉक्स का। इन दिनों वैक्सीन्स जो हैं वो लार्ज स्केल पर बनाई जाती हैं जिससे कि हम एनिमल्स को और ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर सकें बहुत सारे खतरनाक डिसीजेस से। तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि वैक्सीन आपको एडवांस में गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए होती है। नेक्स्ट वी हैव इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। यस, वी हैव सम बैक्टीरिया एंड दिस बैक्टीरिया, इसके बारे में हम क्रॉप प्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्रॉप प्रोडक्शन वो वीडियो भी 2 पार्ट्स में आप उसे देख सकते हैं। आपको अच्छे से सारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी, चैप्टर समझ में आएगा। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन जो है वो सॉइल को देते हैं, उसको अलग फॉर्म में बनाकर, क्योंकि जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो गैशियस फॉर्म में नाइट्रोजन नहीं ले सकते। यू ऑल नो दैट हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन का है, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स इसे गैशियस फॉर्म में नहीं ले सकते। ये जो माइक्रोब्स होते हैं तो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को मिट्टी में नाइट्रेट या कुछ कंपाउंड के फॉर्म में, सॉल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इन बैक्टीरियाज को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। देखिए ये आपके पास है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, जिसको दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गल। एक हमारे पास होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जिसके बारे में अभी मैंने क्रॉप प्रोडक्शन वाले चैप्टर में और इसके पार्ट 1 के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि रूट नोड्यूल्स जो होते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं, चना हो गया, दाल हो गई, उनकी जड़ों में होते हैं। नेक्स्ट है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ना भूजो एंड पहेली वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उनके स्कूल में जो माली आता है वो मैन्योर बना रहा होता है, खाद बनाता है, और फ्रेंड्स के साथ वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेस एंड गार्डन्स, और उसको वो एक पिट में डाल देते हैं फॉर वेस्ट डिस्पोजल। कुछ समय के बाद वो डीकम्पोज यानी कि सड़ जाता है। तो क्योंकि ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती हैं वो सबका सब जो डीकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो अपने एंजाइम्स को छोड़कर इसको मिट्टी में अच्छे से सड़ा गला कर अपने कन्वर्ट कर लेते हैं मैन्योर में। ना भूजो एंड पहेली वांटेड टू नो कि ये ऐसा होता कैसे है। सो फॉर दिस वी हैव एक्टिविटी, यू हैव टू टेक 2 पॉट्स और हर पॉट को आपको आधा मिट्टी से भर देना है। पॉट ए, पॉट बी, 2 पॉट लेने हैं, आधा आधा मिट्टी से भर दिया। पुट प्लांट वेस्ट को पॉट ए में डालेंगे एंड दूसरे पॉट में हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे, पॉलीथीन बैग्स, ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक पॉट बी में डालेंगे। अब हम इसे रख देंगे और 3-4 हफ्ते के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस। तो आप देखेंगे जो प्लांट वेस्ट वाला पॉट ए था वो पूरा सड़ गल चुका होगा। प्लांट वेस्ट जो है मैन्योर में कन्वर्ट हो चुका है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। प्लांट का जितना भी वेस्ट होगा वो खाद में तब्दील हो चुका होगा माइक्रोब्स की सहायता से, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिलीज हो चुके होते हैं, प्लांट्स उनको ले लेता है। अब पॉट बी में हमने क्या डाला था, पॉलीथीन, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज, एम्प्टी ग्लासेस एंड बॉटल्स। तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुए क्योंकि माइक्रोब्स इनको मिट्टी के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता है, तो इसका खाद भी नहीं बन सकता है। इसीलिए भी तो हम कहते हैं कि हमें प्लास्टिक पॉल्यूशन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक मिट्टी के अंदर बायोडिग्रेड, सड़ाया गलाया नहीं जा सकता और वो मिट्टी के अंदर ही उसको पॉल्यूट करता है। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. आपने देखा होगा कुछ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स और कुछ टाइम के बाद वो गायब हो जाती हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको कन्वर्ट कर चुके होते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, और वो मिट्टी के अंदर मिलकर वापस से इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ये तरीके का साइकिल चलता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका यूज़ होता है हार्मफुल स्मेली सब्सटेंसेस को दे आर यूज टू डिग्रेड, और वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं। अगर ये इन चीज़ों को सड़ाएंगे गलाएंगे नहीं तो वो मिट्टी के अंदर ही ऐसे पड़े रहेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था
बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वो हमारा खत्म होता है। अब हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जो हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारे लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल भी हैं बिकॉज सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे कॉज डिसीजेस, ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स और एनिमल्स में बीमारियां करते हैं। और इन डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पैथोजेंस। क्या बोलते हैं? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस बोलते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपने देखा होगा खाने को खराब कर देते हैं, कपड़े खराब कर देते हैं, चमड़े का सामान खराब हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें बेनिफिट ना पहुंचाकर हमारे इन्वायरमेंट और हमें हार्म पहुंचाते हैं। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस, पैथोजेंस एंटर करते हैं हमारी बॉडी में, देखिए अलग अलग तरीके से, क्योंकि आसपास हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर अभी हम अपने हाथ पे भी देखें तो बहुत सारे हमारे हाथों में भी बहुत सारे बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो ये सारी जगह पर माइक्रोबियल डिसीजेज जो हैं हमें वहाँ से कांटेक्ट में आने पर लग सकते हैं। अब माइक्रोबियल डिसीजेज जो है स्प्रेड हो सकते हैं कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो यहाँ पर हेल्दी पर्सन को वो चीज़ लग सकती है। अब अगर आपने देखा था, आपके पास लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि कोरोना वायरस में टच करना, 2 गज की दूरी बनाना, ये सब क्यों था? क्योंकि वो कांटेक्ट से फैलती थी। तो ये जो भी चीज़ें हवा, पानी, फूड, फिजिकल कांटेक्ट से कम्युनिकेट होती हैं यानी फैलती हैं, आगे ट्रांसफर होती हैं, दैट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस। जैसे कि कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, कोरोना, ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं? ये सारे कम्युनिकेबल हैं क्योंकि ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को लग सकते हैं और हमारे इन्वायरमेंट में और भी जगह पर फैल सकते हैं। अब जैसे कोई पर्सन है, उसको कॉमन कोल्ड है, मान के चलिए जुकाम है और वो छींकता है, तो कुछ ड्रॉपलेट्स गिरेंगे और वो यहाँ पर एयर की सहायता से इधर उधर जाएंगे। तो अब कोई हेल्दी पर्सन अगर उस हवा को ले रहा है तो उसको भी तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारे कम्युनिकेबल डिसीजेज होते हैं जो कि स्प्रेड होते हैं इसी तरीके से। अब कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी होते हैं एंड दे एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो इन डिसीजेस को कैरी करते हैं, जैसे हाउस फ्लाई, वन सच कैरियर। ये हमारी कॉमन है, हर घर में मक्खी आपको मिलेगी। हाउस फ्लाई होंगे तो फ्लाइज क्या करती हैं? गंदी चीज़ों पर बैठती हैं, एनिमल्स, क्रीटा हो गई, गार्बेज हो गया, इन पर बैठती हैं। फिर किसी हमारे खाने पर बैठ गई, हमारे ऊपर बैठ गई, तो जो पैथोजेंस उनके बॉडी से स्टिक होते हैं वो हमारे अंदर भी जाते हैं, कैसे ना कैसे करके। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी हमारे अंदर ये सारे माइक्रोबियल डिसीजेस हो सकते हैं। इसीलिए एडवाइस दी जाती है खाने को कवर करें, बाहर का जो ऐसी चीज़ें होती हैं अनकवर्ड फूड आइटम्स उसको ना खाएं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो विच इज़ द कैरियर ऑफ द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। तो जितनी भी हमारी मादा मच्छर होती है, एनोफिलीज मॉस्किटो, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, ये सब क्या करती हैं? अलग अलग डिसीजेस, यानी कि एनोफिलीज मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ मलेरिया फैलाती है क्योंकि प्लाज्मोडियम नाम का जो पैरासाइट होता है वो इन फीमेल एनोफिलीज के स्टमक में पाया जाता है। और फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो जो होती है वो डेंगू वायरस फैलाती है। तो हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ऑल मॉस्किटोज जो है वाटर में ब्रीड करते हैं। ब्रीडिंग कहाँ करते हैं? ये पानी में करते हैं। तो हमें हर जगह जगह पर आपने न्यूज़पेपर्स में या फिर कभी कभी टीवी पर भी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं कि जो जैसे ये मानसून वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है तो उसमें मच्छर बहुत आने लगते हैं। तो इस टाइम पर हमें क्या करना है? रुका हुआ जो पानी होता है टायर में, फ्लावर पॉट में, इधर उधर पानी जो होता है हमें उसको नहीं करना है, आसपास के इन्वायरमेंट को साफ रखना है। तो ये सारी हम कुछ मेजर्स कर सकते हैं जिससे कि हम इनकी ब्रीडिंग को रोक सकें। ब्रीडिंग रुकेगी तो हम ऑलरेडी मलेरिया, डेंगू नाम के बीमारियों से बच जाएंगे। अब आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको दे रखी है। कुछ कॉमन ह्यूमन डिसीजेज हैं जो कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू फैलाए जाते हैं। आपको डिसीज का नाम दे रखा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये फैलाता है, जिसकी वजह से होता है, वो किस मोड से फैलता है वो, और इसको बचने के हमारे पास क्या प्रिवेंटिव मेजर्स। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, मोड यानी हवा के द्वारा फैलता है। मीजल्स वायरस एयर के थ्रू, चिकन पॉक्स वायरस एयर और कांटेक्ट के थ्रू, पोलियो वायरस होता है एयर और वाटर के थ्रू। इसका मेजर क्या है? पेशेंट को आइसोलेशन यानी कि बिल्कुल अलग रख दें जिससे कि ये और लोगों को ना फैला सकें। पर्सनल बिलोंगिंग्स को, क्योंकि हमें उनके सब इस्तेमाल किए हुए सामान को हाथ नहीं लगाना है,
और सूटेबल एज पर वैक्सीनेशन भी लगती है। ध्यान रखिएगा, चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं होती। कॉलेरा बैक्टीरिया के थ्रू, वाटर फूड, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है वाटर के द्वारा। पर्सनल हाइजीन रखें, सैनिटरी हैबिट्स अच्छी रखें, प्रॉपरली कुक फूड और बॉइल्ड वाटर और वैक्सीनेशन से आप बच सकते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस के थ्रू वाटर से फैलता है, तो बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर अगर आप इस्तेमाल करते हैं और वैक्सीनेशन है तो आप बच सकते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ के थ्रू मॉस्किटो फैलाता है और आप मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी का इस्तेमाल, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स आती हैं उसका आप यूज़ कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को क्लीन रख के इनसे बच सकते हैं। कुछ कॉमन डिसीजेज होते हैं जो ह्यूमंस को इफेक्ट करते हैं, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन और उनके कुछ जनरल मेथड्स को हमने इस टेबल में अभी पढ़ा। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो एनिमल्स को भी हार्म पहुंचाते हैं। रॉबर्ट कूश 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम। रॉबर्ट कूश थे 1876 में, उन्होंने बैक्टीरियम डिस्कवर किया, बैसिलस एंथ्रेसिस। इससे एंथ्रेक्स डिसीज होता है। एंथ्रेक्स एक डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिसीज है जो कि बैक्टीरियम के थ्रू यानी बैक्टीरिया के थ्रू ये फैलता है। फुट और माउथ डिसीज हो जाता है कैटल्स को। जो हमारे कैटल होते हैं उनको एक वायरस जो है फुट और माउथ डिसीज भी हो जाता है वायरस के थ्रू, और एक होता है एंथ्रेक्स जो कि बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। तो ये इसके लिए रॉबर्ट कूश ने एक बैक्टीरियम डिस्कवर किया था और उन्होंने ये बताया कि ये जो बैसिलस एंथ्रेक्स नाम का एक बैक्टीरियम है ये एंथ्रेक्स डिसीज फैलाता है। फिर कुछ डिसीजेस ऐसे होते हैं जो प्लांट्स में भी होते हैं, जैसे हमारी गेहूं की फसल है, राइस है, पोटैटो, शुगर केन, एप्पल एंड अदर्स। सो डिसीजेस जब ये लग जाते हैं प्लांट्स को तो उससे उनकी जो यील्ड है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारी फसल खराब हो जाएगी। हम कीड़े लगी हुई डिसीज बीमार फसल हमारे किसी काम की नहीं होती, फार्मर्स के लिए वो वेस्ट हो जाती है, वो मार्केट में सोल्ड नहीं करेगा। सो हम इन प्लांट के डिसीजेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स, जो जब हम अपना ये प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपनी क्रॉप को, तब हम उन केमिकल्स का यूज़ करते हैं उन डिसीजेस से बचने के लिए। अब जैसे आपको टेबल दे रखी है, सिट्रस कैंकर ये बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एयर से फैलता है। रस्ट ऑफ व्हीट फंजाई है, एयर और सीड्स। येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी या ओकरा ये वायरस है, वायरस के थ्रू और इंसेक्ट के थ्रू ये यानी इसका ट्रांसमिशन होता है। फूड पॉइजनिंग, यहाँ पर भूजो जो है वो अपनी फ्रेंड की मतलब इनवाइट पार्टी में गई थी, उसने बहुत सारा खाना खाया और घर आकर उसको वॉमिटिंग होने लगी, तो उसको हॉस्पिटल लेकर गए। तो डॉक्टर ने बोला कि उसको फूड पॉइजनिंग हुई है। अब उसको समझ नहीं आया कि फूड कैसे पॉइजन हो गया। तो फूड पॉइजनिंग होता क्या है, जब आप खराब खाना खा लेते हैं, सब्जी खराब हो गई, आलू वगैरह कोई चीज़ खराब हो गई, या आपने कैंटीन से कोई चीज़ खा ली स्कूल कैंटीन से और वो खराब था, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, वो सब्सटेंस जो है वो टॉक्सिक हो चुका है, जहरीला हो चुका है, पॉइजन हो चुका है, और क्या हो जाता है वो आपको बीमार कर देता है। तो दैट इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस खाने को खराब कर चुके थे और अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अब फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए यानी प्रिजर्वेशन क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारा खाना खराब कर देते हैं और खराब खाने के अंदर से गंदी स्मेल आती है, टेस्ट खराब हो जाता है और कलर भी चेंज हो जाता है। तो क्या फूड स्पॉइलिंग एक केमिकल रिएक्शन है? यस, फूड स्पॉइलिंग एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर हम अपने मतलब वापस से रिवर्स नहीं कर सकते इस एक्शन को। तो यस, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। ना पहेली क्या करती है, कुछ मैंगोज लेकर आती है, लेकिन कुछ दिनों में वो उसको खा नहीं पाती और वो देखती है कि वो सड़ गल जाते हैं, बट शी नोज के मैंगो पिकल जो है जो उसकी ग्रैंड मदर बनाती हैं वो तो बहुत टाइम तक चलता है। तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि आम तो कुछ दिनों में खराब हो गए, लेकिन आम का अचार जो था जो दादी माँ बनाती हैं वो बहुत टाइम तक चलता है। तो अब वो कंफ्यूज हो जाती है और उसके कंफ्यूजन का आंसर क्या है, वी हैव सम कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। हमारे घरों में हम क्या करते हैं, कुछ खाने को प्रिजर्व करने के लिए, पेरिशेबल फूड आइटम्स को लंबे टाइम तक चलाने के लिए वी हैव सम कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव केमिकल मेथड।
केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, वी हैव सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स होते हैं, जो हमारे खाने वाले ऑयल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स और सॉल्ट, वो हमारे कॉमन मेथड्स हैं। किसी भी चीज़ में आप ऑयल डालते हो, सॉल्ट डालते हो, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, चेक रखता है, और ये हमारे प्रिजर्वेटिव तौर पे काम आते हैं। कौन से दो? सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स। सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स जो हैं हम अचार में डालते हैं, तो उससे भी हमारे माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोका जा सकता है। फिर हमारे पास कुछ केमिकल्स भी होते हैं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये भी कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो बाजार के जैम्स और जेलीज आते हैं, जूसेस आते हैं, जो खट्टी खट्टी चीज़ें होती हैं, उनके अंदर ये डाला होता है, जिससे कि इनको थोड़े टाइम तक हम चला सकें, इनका काम हम ले सकें। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट हम बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं मीट और फिश को, क्योंकि ये पेरिशेबल होते हैं, इनको बचाने के लिए मीट और फिश को हम ड्राई सॉल्ट से कवर करते हैं, जिससे उस पर बैक्टीरिया ना लगे। सॉल्ट का हम इस्तेमाल आंवला, कच्चे आम और इमली में भी डाल के रखते हैं, जिससे कि हम इनको बचा कर रख सकें। शुगर का इस्तेमाल भी किया जाता है। जैम्स और जेलीज और स्क्वैशेस होते हैं, शुगर क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करता है, तो इस वजह से उनमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती और वो जल्दी खराब नहीं होते। फिर ऑयल और विनेगर। विनेगर हमारा सिरका, एसिटिक एसिड जो खट्टा होता है, और ऑयल होता है। तो ऑयल और विनेगर का हम इस्तेमाल करते हैं अचार बनाने में, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो इस टाइप के इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता। तो इससे हम वेजिटेबल्स, फलों को, फिश और मीट को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। फिर हीट और कोल्ड मेथड्स होते हैं। आपने देखा होगा, आप घर में जब दूध लाते हैं तो आप उसको बॉईल करते हैं, दूध उबालते हैं, क्योंकि उबालने से क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद उबालने के बाद हम उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर से भी जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी वो ख़त्म हो जाएगी। पैस्चराइजेशन टेक्निक इसको कहा जाता है, और लुइस पैस्चर नाम की व्यक्ति, जिन्होंने 1857 में फर्मेंटेशन टेक्निक डिस्कवर करी थी, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, उन्होंने ही पैस्चराइजेशन की टेक्निक को भी डिस्कवर किया था। उन्होंने बताया कि पैस्चराइज मिल्क को हम कैन बी कंज्यूम अगर हम बॉईल ना भी करें, क्योंकि उसके अंदर हमारा हार्मफुल माइक्रोब्स ख़त्म हो चुके होते हैं। तो मिल्क को हीट किया जाता है 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड्स पर, और सडनली उसको चिल करके, ठंडा करके स्टोर करते हैं, एंड दिस प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, एंड दिस वाज द टेक्निक ऑफ पैस्चराइजेशन डिस्कवर्ड बाय लुइस पैस्चर। नाउ लास्ट वी हैव स्टोरेज एंड पैकिंग। दीज डेज हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं और कुछ वेजिटेबल्स भी हैं, वो एयर टाइट कंटेनर्स में या फिर पैकेट्स में आते हैं और एयर टाइट होते हैं, और उनके अंदर कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा चिप्स वगैरह अगर आप लेकर आते हैं, चिप्स की बात करें, चिप्स कुरकुरे जो आप लोग खाते हैं, उसमें भी गैस होती है। तो यहाँ पर क्या है कि वो सड़ नहीं, क्योंकि वो आलू के बनते हैं, तो आलू तो ज़्यादा टाइम नहीं चलता, लेकिन उसके अंदर वो उस गैसेस को, या ड्राई फ्रूट्स का पैकेट है तो उसके अंदर कोई ऐसे केमिकल्स को डाला जाता है, जिससे कि क्या होता है, हम उसको थोड़े टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। बैक्टीरियम राइजोबियम के बारे में हम पढ़ चुके हैं क्लास 6th और 7th में, कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं। राइजोबियम जो है लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में रहता है, बीन्स, पीस, पल्सेस और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर करता है। ये गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को लेते हैं थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, और ये क्या करते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में जड़ों, मतलब मिट्टी के अंदर दे देते हैं, और जिससे कि ये प्लांट जो है वो अपनी जड़ों से इसको ले लेता है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन नहीं ले सकते। फिर हमारे पास आती है नाइट्रोजन साइकिल। तो ये जो है हमारा डायग्राम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। अब क्या होता है, बैक्टीरिया जो है यहाँ पर इसको क्या करता है, लाइटनिंग होती है, कंपाउंड्स बनते हैं नाइट्रोजन के सॉइल में, दिस इज अपटेक बाय प्लांट्स। एनिमल्स इन प्लांट्स को खाते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को वो एक्सक्रीट करते हैं, या फिर डेथ हो जाती है, वापस से वो चीज़ मिट्टी में ही चली जाती है। फिर बैक्टीरिया फिर उसको नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में करते हैं, बैक्टीरिया उसको फिक्स करते हैं। तो ये जो साइकिल जो है ना वो चलता रहता है, ठीक है। तो प्लांट को इन्होंने दिया, प्लांट डेड हो गया या मिट्टी में मिल गया,
एनिमल एक्सक्रीटा हो गया, वो सारी की सारी चीज़ें जो है मिट्टी में वापस से प्लांट उनको कंपाउंड में बनाता है, फिर से वापस होता है। तो एक तरीके का साइकिल है, जैसे आपने वाटर साइकिल पढ़ी है तो नाइट्रोजन साइकिल भी इसी तरीके की है। तो ये डायग्राम जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ जो हमारा ये जो चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फू यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप अपना जो लाइक शेयर करें हमारे चैनल एडुगॉग को, वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेटेस्ट कंटेंट्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।